नमस्कार। सरोकार में प्रत्येक सप्ताह हम शाम में 6 बजे आपके सामने उपस्थित होते हैं। हमारे रोज़ की ज़िंदगी में किसी तरीके का अगर हम जीवन शैली से हो, हमारे मनोविज्ञान से हो, हमारे खान पान से हो, हमारे जीवन शैली के बहुत सारे ऐसे पक्ष होते हैं जिसके विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं। और अभी जो है पूरे भारतवर्ष में सितंबर का महीना जो होता है, दो चीज़ के लिए काफ़ी मशहूर होता है। एक तो है हिंदी दिवस और दूसरा है कि हम पोषाहार, ये पूरा का पूरा महीना जो है वो हम मनाते हैं। और इसमें बच्चों का पोषण क्या हो, महिलाओं का पोषण क्या हो, या सभी लोगों का, हमारा आहार पोषण कैसा हो, आहार कैसा हो, इस विषय पे हम बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में कुछ खास मेहमानों को बुलाए हैं जो विभिन्न क्षेत्र से हैं और पोषण पे उन्होंने बहुत ही काम किया और कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे स्टूडियो में जो हैं वो महिला डॉक्टर हैं और प्राचार्य रही हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रही हैं पीएमसीएच में, गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में, डॉक्टर शीला शर्मा। वो महिलाओं के बारे में, महिलाओं और बच्चों से संबंधित पोषण कैसे ली जाए, तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर शीला शर्मा, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। उनके बगल में बैठे हैं मनोज कुमार जी, जो आईसीडीएस में है, राज्य पोषणहार सलाहकार समिति के ये सदस्य हैं और ये सलाहकार हैं, जो पूरे बिहार में बच्चों का किस तरीके से आहार हो, स्कूल से लेकर आंगनबाड़ी से लेकर सारे जगहों पे, उसके बारे में ये सलाह देते हैं स्कूल के टीचर्स को, आंगनबाड़ी के लोगों को और डॉक्टर्स को भी, कि किस तरीके से बच्चों का आहार कैसा हो, या गर्भवती महिलाओं का क्या हो, या जो एनम होती हैं उन लोगों को किस तरीके से, माताओं को, जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको किस तरीके का आहार लेना चाहती हैं, उसके बारे में बताया जाता है। ठीक उसके बगल में बैठी हैं हमारे स्टूडियो में, मनोज जी आपका स्वागत है। बगल में बैठी हैं प्रिया दुबे जी, ये डाइटिशियन है और डाइटिशियन का महत्व मुझे लगता है कोरोना काल में सब लोगों ने महसूस किया है कि डाइट हमारा क्या होना चाहिए। कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही थी कि आप अपना डाइट जो है वो प्रोटीन लीजिए, कि वसा लीजिए, कि आप किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट लीजिए, इस तरीके की बातें हो रही थी। खान पान को लेकर, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है तो आपका खान पान जो है वो बेहतर होना चाहिए। तो मैं प्रिया दुबे जी को अपने स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और मैं चाहूँगी कि इनसे हम लोग जानकारी लें, क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव भी आने वाला है और पोस्ट कोविड के बाद भी बहुत लोगों का जो है जीने का तरीका, खाने का तरीका में बहुत परिवर्तन आया है। तो हम लोग इस पर भी बातचीत करेंगे। और ठीक उसके बगल में बैठी हैं शिखा जी। शिखा जी समाज सेवी हैं और साथ में अधिवक्ता भी हैं, और इनसे हम लोग जानेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हमारे समाज में या हमारे देश में या हमारे राज्य में है, उसमें किस तरीके के योजनाएं अगर ठीक से नहीं चल रही हैं तो इनकी भूमिका क्या हो सकती है, और ये किस तरीके से अगर किसी भी महिला को या बच्चे को मान लीजिए कि मिड डे मील बढ़िया नहीं मिल रहा है, तो कैसे इसमें इनका सहयोग रहेगा, या सरकार पे किस तरीके से दबाव डाल सकती हैं। तो इस विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे। सभी लोगों का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ अपने स्टूडियो में। और अब मैं शुरू करना चाहूँगी मनोज जी आपसे, क्योंकि योजनाएँ जो हैं बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें ख़ास अगर है इस समय अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी भी हम फर्स्ट वेव जो हमारा गुजरा कोरोना का, वो बहुत ही ठीक ठाक, मतलब उसमें बहुत प्रभावित नहीं हुए लोग। सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और थर्ड वेव में कहा जा रहा है कि बच्चे बहुत प्रभावित होंगे। तो पोषणहार जो है उनका क्या होना चाहिए, सरकार की योजनाएं जो है पोषणहार, पहले हम लोग सप्ताह मनाते थे, अब हम महीना मनाते हैं, उसके क्या कारण हैं? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पोषण माह अभी चल रहा है, जो कि 1 से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाता है। और आपने सही कहा कि हम पहले पोषण सप्ताह मनाते थे, लेकिन 2018 से जब राष्ट्रीय पोषण अभियान आया, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि एक सप्लीमेंट देने के बजाय व्यवहार परिवर्तन पर जोर देती है
और एक पूरा वातावरण एक बने पूरे माह में, चूँकि पोषण और कुपोषण ये एक विभाग और एक वर्ग और एक समय की बात नहीं है। ये ऐसा माना गया कि कुपोषण एक, चूँकि पूरे कई आयाम होते हैं कुपोषण होने के, तो इसका जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए कई विभाग का समन्वय होना, कई समाज के सभी वर्गों को लेकर इसके बारे में जागरूकता फैलाना, इसका इस मकसद से इस पोषण सप्ताह को पोषण माह किया गया। क्योंकि समाज के हर वर्ग में एक माहौल बने, जागरूकता बने और सबकी जिम्मेदारी तय हो। यदि कुपोषण या पोषण समाज में व्याप्त है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है, अन्य विभागों की भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि कुपोषण है क्या है, यदि खाना सिर्फ नहीं लिए उससे नहीं हो रहा है, हाथों की सफाई हम ठीक से नहीं किए, पानी ठीक से हम नहीं पिए उससे भी हो रहा है। तो पानी कौन दे रहा है? तो भाई पीएचडी डिपार्टमेंट दे रहा है। भोजन कहाँ से आया? तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको ही कर रहा है। ये सारे लाइन डिपार्टमेंट को कन्वर्जेंस करके और सारे जनप्रतिनिधियों के अवेयरनेस करने के लिए, सारे वर्ग को जागरूकता फैलाने के लिए इस पोषण माह को, पोषण सप्ताह को पोषण माह किया गया। अब रही बात अभी के दौर में, आपने निश्चित कहा कि हमारे कोविड संक्रमण काल के दौरान हमने जो झेला है और हमने जो देखा है और उसमें पोषण की काफ़ी सारी बातें हुई। वैसे दौर में जहाँ फर्स्ट फेज गुजर गया, सेकंड फेज गुजर गया और थर्ड फेज आने वाली बात है जी, उसमें बच्चे पर कहा जा रहा है। ऐसे में इस बार का जो राष्ट्रीय पोषण माह है उसमें जो थीम रखा गया है, मतलब कि ये अच्छा है कि कुपोषण को छोड़कर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर, ऐसा ही थीम है। यानी कि हमें जो क्षेत्रीय भोजन अवेलेबल है, जो लोकली अवेलेबल फूड है, उसमें विविधता करके जो बच्चे और माँ का भोजन है उसमें शामिल किया जाए, और ताकि जो इम्यूनिटी पावर उसका है वो अच्छा से डेवलप हो, और फिर उसमें जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जी, उसका लाभ लेते हुए इस सारी योजनाओं का जन जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस के लिए राष्ट्रीय पोषण माह में हम लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं। और सरकार के सारे डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पीएचडी विभाग, खाद्य उपभोक्ता विभाग, सारे मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। तो इन सारी योजनाओं का पूरी तरह से क्रियान्वयन हो, पोषण के प्रति जागरूकता हो, पोषण के महत्व के बारे में घर घर तक पहुँचे, इसी लक्ष्य को लेकर इस बार का राष्ट्रीय पोषण माह आगे कार्य कर रही है सरकार के नेतृत्व में। और हमें उम्मीद है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ताकि थर्ड वेव आने से पहले ये जागरूकता यदि हमारे समुदाय तक पहुंच जाए तो बहुत हद तक इसे रोका जा सकता है। जी। आपने जैसे बताया कि इसमें सभी विभागों की ज़रूरत है, तभी जाके ये जो है कुपोषण को पोषण में हम बदल सकते हैं। स्वास्थ्य इसमें सबसे मतलब अग्रणी भूमिका ये करती है, और एक परिवार में एक औरत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये चाहे हम अपने समाज की बात करें कि ये मिडिल क्लास फैमिली हो या लोअर क्लास फैमिली हो, उसमें जो एक औरत है वो हम लोग के शुरू से ही देखा जाए हिंदू समाज में, और उसमें कि सबसे लास्ट में खाना खाती हैं और उसको जो बचा खुचा होता है। तो डॉक्टर शीला शर्मा हमारे साथ बैठी हैं। आपका अनुभव कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक माँ का अच्छा स्वास्थ्य होना ज़रूरी है एक बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो आप ये बताइए कि अभी तक के जो आप ये देखें कि क्या क्या बहुत ज़रूरी है तो पोषण जो आहार है एक गर्भवती माँ को। मैंने कहा कि मेरा बहुत लंबा अनुभव है जी, मेडिकल कॉलेज में मैंने देखा, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गई, मैं गांव में भी गई जी, और मैं ये पाई, मेरा ये सोचना है कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु हमें उनकी जानकारी नहीं है, वो उसका महत्व तो नहीं समझते। मैं घर घर में गांव में अगर आप जाइए तो आपको अनाज शुद्ध मिलता है, अमरूद, केला, पपीता, सारे फल उनके यहाँ उगते हैं, परंतु उनके जागरूकता, शिक्षा की कमी सबसे बड़ा मैंने क्या महसूस किया है, शिक्षा की कमी है। और वो नहीं समझते कि माँ गर्भवती हैं तो उनके घर के जो भी पुरुष हैं, उनकी जो सास है, उनकी और परिवार है, इन्हें क्या भोजन देना चाहिए। इस सबसे बड़ी कमी इसकी है। बहुत बार तो मैंने ये भी कहते सुना कि आप गर्भवती हो, ज़्यादा खाओगी तो बच्चा मोटा हो जाएगा, तो फिर आप कम खाओ। इस तरह की इतनी भ्रांतियाँ हैं, इतनी तरह की बातें हैं। ये नहीं पता कि अगर माँ खाएंगी, गर्भवती माँ अच्छा खाएंगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है जी। तो मेरा ये कहना है पौष्टिक आहार हो, संतुलित आहार हो, और जो हमारे इर्द गिर्द मिलते हैं जी, दूध भी है, फल भी है, सब्जी भी है, हरी सब्जी भी है, समय पर भोजन करना है, नियमित रूप से भोजन करना है। तो मैं नहीं पाती कि जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ है एनीमिया, खून की कमी, खून की सबसे अधिक। जो हमारे ओपीडी में अगर हम बैठ जाते हैं तो मैं पाती हूँ कि 80% महिलाएं जो आती हैं वो सब एनीमिक होती हैं। तो इनका सबसे बड़ा कारण यह है कि जागरूकता की कमी है, जागरूकता नहीं है और शिक्षा की कमी है। ये मेरा अनुभव है। हाँ बिल्कुल, कि वो जो है कि स्वस्थ रहने के लिए एक समय से, एक उम्र में जब लड़कियां बड़ी होती हैं उसी समय से उसको अगर पौष्टिक आहार
चाहे वो गांव में रहती हो, निम्न परिवार से हो, लेकिन जो आप बोले कि आसपास में हमारे जो भोजन मिलता है वो जो बोलते हैं ना मौसमी फल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि गांव में तो बहुत आराम से मकई के दिन में मकई मिल जाता है, अमरूद के दिन में अमरूद मिल जाता है, उस तरीके के फलों का सेवन करना चाहिए। प्रिया जी, आप डाइटिशियन हैं और आप देखती हैं आजकल की लड़कियां जो हैं उनका डाइट जो होता है या तो वो जो बोलते हैं ना कि चटपट वाला भोजन, जी हाँ, जिसे बोलते हैं कि 2 मिनट में नूडल्स तैयार होता है, उस तरीके का, या फिर खाने में बहुत ज़्यादा उनकी रुचि नहीं होती है क्योंकि अपने फिगर को लेके होते हैं। तो आप बताइए एज ए डाइटिशियन कि कम उम्र की लड़कियों को किस तरीके से डाइट करना चाहिए। माँ भी जो है आजकल की, उनका भी ये रहता है कि हमारी लड़की को खाना पीना जो है उस तरीके से कि शादी ब्याह में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो आप बताइए कि लड़कियों को, हमारे जो लड़कियां देख रही हैं, युवा लड़कियां जो देख रही हैं हमारे प्रोग्राम को, उनको ये पता चले कि पोषण जो है वो ज़्यादा खाना नहीं होता है, या किस तरीके का डाइट ले कि उनका फिगर भी अच्छा रहे, देखने में भी अच्छा लगे, और व्यायाम का क्या महत्व है। सिर्फ डाइट का मतलब हम नहीं कर सकते खाना, तो वो उसके बारे में बताइए आप। आजकल का जो यंग जनरेशन है, जो अभी जो युवा पीढ़ी है हमारी, बेसिकली लोगों का क्या थॉट है कि ज़्यादा खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, या खाली पेट से रह लिया। नहीं, हमें अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना है ना। प्रॉपर स्लीप लेना, समय से सोना, थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ी थोड़ी देर पे खाना, मतलब स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, ना तो ज़्यादा खाना एक बार में खाना चाहिए और ना खाली पेट से बहुत देर तक रहना चाहिए। बहुत देर आप खाली पेट से रहेंगे तो भी आप वेट गेन करेंगे, और वेट गेन जो है कुछ तो हमारी हेरिडिटी भी होती है। तो अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना है, समय से सोना है, 8 घंटे की जो स्लीप है वो लेनी चाहिए, प्रॉपर खाना, जो एक प्रॉपर मील होता है, जैसे पहले ज़माने में लोग खाते थे ना, पहले ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये प्रॉपर होना चाहिए। इन बिटवीन, चूँकि यंग जनरेशन है तो हेल्दी फूड लेना है। नूडल्स खाना बुरा नहीं होता है, बट नूडल्स को बनाने का तरीका सही होना चाहिए। सारी सब्जियों को अच्छे से डालकर आप बनाएं तो भी आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। और हमारी जो इंडियन फूड हैबिट है, हम तो फूड को इतना पका देते हैं कि न्यूट्रिशन रह ही नहीं जाता उसमें, है ना। तो अब जो उसमें हम वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं वो तो ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो हम सैलेड में यूज़ कर लेते हैं ना, कैबेज, गाजर, शिमला मिर्च, वो तो अगर थोड़ा मतलब अनकुक्ड भी रहे तो बच्चे खा सकते हैं उसको। तो नूडल्स भी बुरा नहीं है, बेसिकली नूडल्स भी वो खाएं, वो फ्रूट्स भी लें, फ्रूट जूस भी लें। फ्रूट जूस आजकल लोग पैक्ड फ्रूट जूस ज़्यादा प्रेफर करते हैं लेना, वो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। घर का जूस लें, लेमन वाटर गुड सोर्स है, वो आप और हर लोगों को विटामिन सी तो चाहिए। विटामिन सी की रिक्वायरमेंट एवरीडे हमारी बॉडी में होती है, क्योंकि वो हमारे बॉडी से एवरीडे सिक्रेट होता है। जो आजकल मतलब यंग जनरेशन क्या, ओल्ड जनरेशन भी नहीं लेते, बच्चे तो छोड़ ही दीजिए, तो उसकी ज़रूरत हम सबको है। तो कुछ कुछ चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी है, थोड़ा थोड़ा। ये तो आपने कहा कि ये इस समय हम लोग ने बहुत देखा कि जंक फूड जो है, जी हाँ, उसका प्रभाव पड़ा है। जो लोग जंक फूड बहुत खाए हैं, जी हाँ, कोविड के समय, उनके ऊपर ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा है। और विटामिन जो है सी का, जी हाँ, ज़्यादा लेना, हम लोग लेते नहीं है, लेकिन इस पीरियड में जो है, पूरे कोविड पीरियड में विटामिन सी ही ने बहुत लोगों को, बहुत इम्यून सिस्टम को बढ़ाया। मैं आपसे जानना चाहूँगी शिखा जी, आप समाज सेवी भी हैं, समाज के में जाती होंगी तो आप इस तरीके के काम करती होंगी, देखती होंगी कि खाना जो है वो हमारे गरीबों के पास में किस तरीके से पहुंचता है। दूसरी बात है कि स्कूलों में मिड डे मील को लेके कई बार आप अखबारों में देखती होंगी कि उनको खाना जो परोसा जाता है उसमें बहुत तरीके के कभी कभी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होता है। तो एज ए एडवोकेट, एज ए अधिवक्ता, आप इस तरीके का कभी केस जो है आपके पास पहुंचा है तो आप उसको कैसे, या किसी तरीके की समस्या है, क्योंकि आप अधिवक्ता कहीं जाके चेक भी करती हैं क्या जो समाज में है? जैसा कि डॉक्टर शीला शर्मा जी ने कहा, मनोज जी और प्रिया जी ने, सभी के बातों से जो आपने निकाला कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है जी, और ये पूर्ण प्रमाणित सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क से ही कोई व्यक्ति स्वयं के जीवन में, परिवार के रास्ते, समाज में और एक जिम्मेदार नागरिक के तरह अपने दायित्व को निभाते हुए राष्ट्रीयता को समर्पित होता है। राष्ट्र की जिम्मेदारी है व्यक्ति की स्वास्थ्य की चिंतन करना और उसके लिए व्यवस्थाएं बनाना, जिसकी चर्चा अभी हम सब करने के लिए
इस कक्ष में उपस्थित हैं और दर्शकों को इन जागरूकता के साथ इसको अमल में लाने की भी विनती है कि वो इन चीज़ों को न सिर्फ सुने, अपने सहजता में इसको उतारने की कोशिश करें। जैसा कि अभी आपने कहा रत्ना जी कि स्कूल्स मीट की बात, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, पहले मैं इसके कानूनी पक्ष का रख दूं कि सरकार ने व्यवस्था क्यों करनी पड़ी कि आज से 8 वर्ष पहले यानी कल के दिन 12 सितंबर को यह कानून पास हुआ हमारे संसद में कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, जी, भोजन के अधिकार के नाम से जानते हैं, जिसके लिए ये मंथ हम लोग मासिक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जबकि आश्चर्य होगा रत्न जी कि 2014 के सर्वे में विश्व में सबसे ज़्यादा खाद्य उत्पत्ति करने वाला देश भारत है। और हमारे यहाँ जब देखते हैं, जो आपने कहा कुपोषण की बात, पोषण की 3 व्यवस्था होती है, कुपोषण, अपोषण यानी अधिक पोषण, मल न्यूट्रिशन, और प्रॉपर पोषण न्यूट्रिशन। इनमें कुपोषण की जो रेशियो है अपने देश की, बताने से ज़्यादा चिंता की चीज़ है, यहाँ रखने का विषय नहीं है। लेकिन उसकी जागरूकता के लिए जो ये विषय कार्य हम अभी कर रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर मैडम ने भी बताया कि उनके स्वास्थ्य की सहजता के लिए हम याद करें कि प्राकृतिक रूप से जब हमारा पोषण होता था, कुछ दशक पहले की बात याद करें, जैसा कि प्रिया जी ने भी कहा कि पहले जो हर समय का मील व्यवस्थित हमारा होता था, शैक्षणिक ज्ञान से कोई मोहताजी नहीं रखते हुए हमारी ऊपर की पीढ़ियाँ यानी दादी नानी से जो स्वास्थ्य का संरक्षण और हमारे जो परवरिश मिलती थी और जो पोषण हमें मिलता था, जो इस पीढ़ी को यहाँ तक लाई। लेकिन आज़ादी के बाद वाले कालखंड में, यानी जो कथित गुलामी के समय, हमने जो ये कल्चरल टेररिज्म जिसकी बात अभी प्रिया जी ने की, खान पान में आधुनिकता का एक दिखावा, इन सब को लेते हुए जिस कुपोषण के लेवल में आ गए हैं, अच्छे खेस की, अच्छे बैकग्राउंड के बच्चे बच्चियों के जीवन में कुपोषण की स्थिति है। ये क्यों है? एक तो उनके अनियंत्रित जीवन, आहारचर्या, दिनचर्या, जीवन शैली इतना अव्यवस्थित है, कुछ कार्य पद्धति के कारण, कुछ व्यक्तिगत सोच के कारण, और कुछ स्वतंत्रता को स्वच्छंदता मानने के अपने एकाधिकार की वजह से। लेकिन सरकार इसको व्यवस्थित करती है। तो जब ये कानून आया, इसके साथ इतनी अच्छी व्यवस्था आई कि हर व्यक्ति को उसके पोषण की चिंता सरकार करेगी, जस्ट एक फंडामेंटल राइट। जैसे स्कूल की बात आपने पूछी, मैं उस पर आती हूँ। तो हर उम्र में हर व्यक्ति, करीबन 1.5 करोड़ की आबादी वाले अपने इस राष्ट्र में 2/3 लोगों को कम से कम कीमत पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था देश में की गई। अभी भोजन जो बर्बाद हो रहा है, उससे भी किसी का पोषण हो सकता है। तो 1 जुलाई 2020 से फिर एक कानून को लाया गया कि बर्बाद भोजन को बचाने से और उससे दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक नारा दिया गया कि भोजन बचाओ, भोजन बांटो, खुशियाँ बांटो और दूसरे के लिए सेहत लाओ। इन सारी पद्धतियों से जब हम जाते हैं दर्शकों के बीच, तो उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे संगठन कार्य कर रही हैं, जहाँ की अब यदि फूडिंग इंडिया के नाम पे जाके दर्शक गूगल ऐप पे जाके आप खोजेंगे तो आपको ऐसी व्यवस्था मिलेगी कि अपने प्रांत में भी अपने घर के बचे भोजनों से आप किसी का पोषण कर सकते हैं। जैसा कि आपने स्कूल मिड डे मील की बात की, ये देश की सोच है, प्रांत की सोच है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कई कदम अपने आगे व्यवस्थाओं को किया। आप देखेंगे कि तमिलनाडु में अम्मा रसोई चलते वैन में दी जाती है। आगे हम लोग इस पे बात करेंगे। शिखा जी बहुत अच्छे आप बात कर रही हैं, और चूंकि अभी आप मिड डे मील की भी बात कर रही हैं, आगे करके ले जाने हैं, और बहुत सारे, जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं, मध्य प्रदेश से लाया, हाँ मध्य प्रदेश से लाया, तो मैं इस पे बात कर रही हूँ। ICDS की बहुत बड़ी भूमिका है, तो आशा की जो बहनें हैं उनको भी शायद इसमें शामिल किया जाता है। आंगनबाड़ी सेविका जो हैं उनको बहुत बड़ा रोल है, तो उनको किस तरीके से आप शिक्षित करते हैं? और दूसरी बात है कि जो आयु है 0 to आप 3 साल के हैं, फिर 3 to 5 है, उसको किस तरीके से विभाजन करते हैं और उनको कैसे कैसे आप देते हैं आहार? जैसे गर्भवती महिला अगर है तो उनको आप किस तरीके का आहार देते हैं, इसके बारे में थोड़े से बताइए। जानकारी का अभाव हमारे यहाँ बहुत है। आप दे तो रहे, सरकार की योजना है, लेकिन पहुँचा नहीं हम पा रहे, तो ये बहुत ही अच्छा मंच मिला है। हम चाहेंगे कि उससे, क्योंकि गाँव तक हम पहुँचते हैं, आप ज़रा बताइए। निश्चित रूप से ये जन सरोकार के मुद्दे हैं और सरकार के कार्यक्रम हम लोग बैठे हुए हैं, और हमें बताते हुए ये हमें एक जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है हमें कि वो भी बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और रिसेंटली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया है वो भी अभी काफ़ी संतोषजनक नहीं है। और जब पोषण की हम बात करें, तो जब भी पोषण की हम बात करते हैं तो प्रथम 1000 दिवस गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, फर्स्ट 1000 डे ऑफ लाइफ, यानी कि प्रथम 1000 माँ के गर्भावस्था से लेके बच्चे के 2 साल तक। अच्छा। और पूरा पोषण अभियान का कंसेप्ट इसी पर है। आप देखें कि जब माँ 9 महीने का गर्भ होता है, एक वो पीरियड,
उसके बाद फिर जन्म से लेकर 365 प्लस 365 को कैलकुलेट करेंगे, 270 प्लस 365 ये 1000 दिन होगा ये। और यदि इस बीच में हम न्यूट्रिशन इंटरवेंशन नहीं किए, आप 5 साल के बाद 6 साल के बाद एडोलेसेंट में फिर कितनी भी कोशिश करते रहेंगे वो हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगा, और वो जो विभिन्न प्रकार के कुपोषण उसको दूर हम नहीं कर पाएंगे। ये साइंटिफिकली एविडेंस है, ये सब जगह रिसर्च है, प्रकाशित है कि बच्चे को जब तक हम गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक में अपना हेल्थ और न्यूट्रिशन उसका बेहतर नहीं किए, पूरी जीवन काल में उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाता है, पोषण स्तर गिर जाएगा, और उसका कहीं ना कहीं वो भारत के जो इकोनॉमिक है, मतलब देश का जो जीडीपी है उस पर असर पड़ता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपने सही कहा, आंगनबाड़ी सेविका के जिम्मे बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका बेनिफिशियरी कौन है? बच्चे और महिलाएं हैं। और बच्चे महिलाएं से ही जब तक पोषण ठीक करेंगे तभी जाके वो आगे सारा जनरेशन वो ठीक होगा। तो पहला जब फर्स्ट 1000 डे की लाइफ की हम बात कर रहे हैं, तो गर्भावस्था से लेके हमारे चिकित्सक भी बैठी हुई हैं, मैडम देखती होंगी, चाहे ओपीडी भी करती होंगी, एंटीनेटल्स चेकअप जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, 4 एंटीनेटल्स चेकअप में आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन 180 गोली यानी ड्यूरिंग द 3 मंथ से लेके डिलीवरी तक में उनको कंजप्शन करना है। कैल्शियम की टेबलेट, ये सप्लीमेंट जो गवर्नमेंट दे रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ताकि एनीमिया कम हो। प्लस जो भोजन है उसका जो संतुलित आहार हो, और जो दैनिक भोजन करती है उस पर एक भोजन एक्स्ट्रा उसका हो, जो गर्भावस्था माँ हो, यानी 2 भोजन कर रही हैं तो एक उनको एक्स्ट्रा डाइट चाहिए, क्योंकि उनके घर में बच्चे पल रहे हैं। उसके बाद जब जन्म हो जाए, जन्म के बाद फिर बच्चे को जो टीकाकरण है वो मिलनी चाहिए, वहाँ से शुरुआत हो, कंप्लीट टीकाकरण हो, और जो पहला माँ का दूध है वो अवश्य वहाँ मिलनी चाहिए। उसके बाद 6 माह तक सिर्फ पूर्ण स्तनपान, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये कुछ छोटे छोटे मैसेज हैं जिसको हम करेंगे तभी जाके हम जो फाउंडेशन ऑफ लाइफ जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं वहाँ पर हम मेंटेन कर पाएंगे। मनोज जी, मैं यहाँ पे आपको रोक रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूँगी हमारे बीच में डॉक्टर शीला शर्मा बैठी हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो रही है। जब माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा तब तो ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चा स्वस्थ होगा। लेकिन आप हमारे पास भी ये डेटा है, डेटा पे हम नहीं जाएंगे कि एनीमिया हमारे यहाँ ज़्यादातर महिलाओं में, प्रेग्नेंट महिलाओं में होता है। उसको किस तरीके से, जैसे इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी से भोजन दिया जाता है और उनको बताया भी जाता है महिलाओं को, लेकिन फिर भी होता है, इसके मैं कहना चाहूँगी इनसे जी, मैं खुद कहती हूँ कानून बहुत सारे बन जाते हैं, आंगनबाड़ी भी सेविका भी रहती है, हेल्प करती है, परंतु जब तक मैंने महसूस किया है कि जब तक गांव में घर घर में जाके एनएम हो, वर्कर्स हो, आंगनबाड़ी बहनें हों, और बहुत सारे सरकार ने नियुक्त किया है, उन लोग देखे नहीं घर में जाके कि जो गर्भवती महिला हैं उन्हें कैसा भोजन मिल रहा है, वो क्या खा रही हैं, और जो उनको बताया गया उसका पालन कर रही हैं कि नहीं, तभी सभी प्रोग्राम्स ये सही होंगे। मुझे तो ये महसूस होता है, प्रोग्राम बन जाते हैं। मैं तो देखती हूँ मरीजों को, ओपीडी में मैं बैठती हूँ, देखती हूँ कि अधिकतर महिलाएं कुछ तो अच्छे घरों की भी होती हैं जिनको एनीमिक है, इतनी एनीमिक होती है कि हम तो कभी कभी घबरा जाते हैं। 3 ग्राम 4 ग्राम हीमोग्लोबिन हमें मिलता है। जी, वही है कि अज्ञानता की कमी, वहाँ तक मैसेज नहीं पहुँचता है। और प्रीति जी, आप तो डाइटिशियन हैं, लेकिन डाइटिशियन जो अभी के उस पर जहाँ मैं देख रही हूँ, डॉक्टर की भूमिका तो पता चल रहा है मुझे, ICDS की भूमिका मुझे पता चल रहा है, लेकिन डाइटिशियन तक पहुँचने के लिए जो मुझे कहा है मिडिल क्लास या उससे अपर क्लास के लोग, लेकिन जो गाँव की महिलाएँ, गरीब महिलाएँ हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं कि डाइट क्या होता है। तो वहाँ आप कैसे पहुंचती हैं, वहाँ पहुंचने का कोई आप तरीका ढूंढती हैं, या उनके लिए कोई विचार है, या उनके वहाँ तक, जैसे इन्होंने कहा जागरूकता की कमी, ये आपका विषय जो है वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा? क्योंकि डाइट के बिना तो देख रही हैं अभी कोरोना काल में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, हम लोग जान रहे, शहर के लोग जान रहे, लेकिन गांव के लोगों को पता नहीं है। तो 3rd वेव में बच्चे बहुत शिकार होंगे, सुनने में आ रहा है। आप बताइए कि आपकी क्या भूमिका है इसमें? जी, छोटे जगहों पे तो अवेयरनेस की अभी कमी है, शहरों में भी अवेयरनेस की कमी है अभी भी, आज के समय में भी। तो अभी जैसे हम लोगों का जो न्यूट्रिशन का जो फील्ड है, इसमें हमारा इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन भी काम करता है, और जैसे मनोज जी ने बताया, तो हम लोग भी कभी कभी ऐसा छोटा छोटा कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें बच्चों तक, या फिर हम लोग न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा निकालते हैं जिसमें छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें बेसिकली बच्चों के हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की बात अगर हम कहें। आजकल के जो छोटे बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली जैसे बताया कि माँ अगर एनेमिक होंगी तो बच्चे पे असर होगा, उनका फिज़िकल मेंटल ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगा। और जैसे मनोज जी ने बताया कि 1000 डेज़,
तो 1000 डेज बहुत मायने रखता है। और आजकल के जो छोटे बच्चे होते हैं जो 6 माह के बाद जब वो खाना पीना अपना शुरू करते हैं, उस टाइम में उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब वो क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, जब उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, उस टाइम पे बेसिकली उनको ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन अभी क्या हमारा कंसेप्ट है, बच्चे को दूध पिला दो, तो बच्चे को दूध पे रखते हैं। मैक्सिमम घर में ये चीज़ है कि बच्चे को दूध पे ही रखते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। हम खिचड़ी दे सकते हैं, खिचड़ी में हम सारी सब्जियों को मिला के दे सकते हैं। जैसे चुकंदर है वो हम ऐड कर सकते हैं, उसमें अच्छा आयरन का सोर्स है, वो मिलेगा उनको। सारी सब्जियां ऐड करके उसको क्रश करके चर्न करके वो हम बच्चे को खिला सकते हैं। साबूदाना दे सकते हैं। मैक्सिमम घर में आप देखते होंगे रोटी को चर्न किया, दूध में मिलाया और बच्चे को खिला दिया। नहीं, हमें अच्छी न्यूट्रिशन सब्जियों को भी देना है। और आयरन, विटामिन डी की डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है छोटे बच्चों में, जिसको अभी के जो आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो लोग विटामिन डी सप्लीमेंट पहले ही शुरू कर देते हैं, आयरन सप्लीमेंट पहले ही शुरू कर देते हैं। तो हमें उसको न्यूट्रिशन से लेके जाना है। बिल्कुल। और शिखा जी, जैसे कि है आपका दायित्व है कि लोगों तक, महिलाओं तक या बच्चों तक या पुरुषों तक, पुरुषों की भी बात है, सभी के लिए, और पोषण आहार लेना, कुपोषण से बचना, ये दोनों हैं। तो आप ये बताइए कि हम लोग जो ये बात करते हैं अधिकार की बात, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? बिल्कुल, तो वो बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल। समय तो वो भी कम हो रहा है जी, लेकिन जैसा कि प्रिया जी ने डाइटिशियन के अपने चार्ट को बताया, और जो सवाल आपका था मिड डे मील का, ये मध्य प्रदेश सरकार की सोच थी कि बच्चे सुबह और शाम के खाने में, स्कूल के रूटीन में जिस चीज से वंचित रह जाते हैं, जो पूर्ण पोषण किसी भी व्यक्ति के लिए दोपहर का भोजन होता है जिसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, उससे बच्चे वंचित न रह जाए, जिनको ग्रोइंग एज में अभी बॉडी को मैच्योर करना है, तो उनके लिए स्कूल में वो व्यवस्था दी गई। अब उसमें जो डिटोरिएशन आया, बट नेचुरल है कि इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी में सब कुछ का इरोजन है, तो वहाँ जो आपने पूछा कि क्या पद्धति है, हर दिन खाने के बने हुए चार्ट दीवार पे लिखने होते हैं जो इन लोगों के द्वारा प्रिस्क्राइब होता है, और वो खाना पहले प्रिंसिपल लॉ है, प्रिंसिपल और जो बनाती है सेविका सहायिका, उनको खा के चखना होता है। यदि किसी तरह की त्रुटि है, मीनू में कमी है, तो आप चले जाइए थाना, इंस्टेंट थाली लेके या खबर कीजिए, सारे एक्शंस होते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था, मगर ड्यूटी तो करनी होगी। बच्चे करेंगे, पेरेंट्स करेंगे, आंगनबाड़ी की सेविकाओं में जो, जैसा कि अभी बताया मनोज भाई ने, कि वो दी जाती है पूरे महीने की चार्ट, उनको हर महीने वो डाइट्स मिलते हैं, क्या वो ले पाते हैं? आशा बहनें जाती हैं देखने, तो फिर उनको कंप्लेन करनी होती है। इन सारी चीज़ों को पुख्ता करते हुए तब हम दर्शकों से आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने जीवन में एक अच्छा सा सुधार करते हुए आगे बढ़ें और इस माँ के इस प्रयास को सार्थक करें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हर पक्ष को, एक डॉक्टर की क्या भूमिका है, आईसीडीएस की क्या भूमिका है, फिर न्यूट्रिशन जो है वो जो हमारे हैं कि वो बनाते हैं चार्ट, उनकी क्या भूमिका है, और उसके बाद में अधिकार हमारा क्या है, और उसके साथ में कि हमें अपना अधिकार अगर नहीं मिलता है तो हम उसके लिए कहाँ जाएं और अपनी आवाज़ कहाँ उठाएं। शिखा जी, प्रिया दुबे जी, मनोज जी और डॉक्टर शीला शर्मा, हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप अपने विचारों से हमारे जो दर्शक हैं उनको समय समय पर जागरूक करेंगे और उन्हें अपनी सलाह देते रहेंगे। आपसे फिर अगले सोमवार को 6 बजे मिलेंगे। इस वादा के साथ मुझे भी विदा दीजिए। नमस्कार।